जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एस के आनंद और आप देख रहे हैं एसके एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सीटेट परीक्षा 2026 के मॉडल पेपर 9। ठीक है, यह ईवीएस का मॉडल पेपर 9 है। इससे पहले 8 मॉडल पेपर हो चुके हैं और इसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी हमने आपको इतने ही दे रखे हैं। लगभग 10 प्रैक्टिस सेट और 9 मॉडल पेपर आज पूरे हो चुके हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्योंकि चैनल का वॉच टाइम कंप्लीट हो चुका है और मात्र लगभग 200 सब्सक्राइबर की आवश्यकता है और उम्मीद करेंगे आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का यह वीडियो और मॉडल पेपर 9 शुरू करते हैं, जिसमें पीवाईक्यू क्वेश्चन आधारित है और यह पेपर की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है मॉडल पेपर। क्योंकि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर पेपर में जरूर आते हैं। तो चलिए वीडियो में बढ़ते आगे। देखिए, यह शुरू होता है आपका मॉडल पेपर 9। ठीक है, और ईवीएस में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो ईवीएस में बेटा टोटल आपके, जैसे कि आपको पता है, 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो पेपर फर्स्ट होते हैं सभी पार्ट 33 नंबर के होते हैं, टोटल पार्ट 5 होते हैं। ठीक है, तो पहले हम भाग ए में लेंगे आपका कंटेंट। ठीक है, भाग ए में विषय वस्तु यानी कि कक्षा 3, 4 और 5 के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, कोई व्यक्ति, देखिए छोटा कर दे तो आपको समझ आएगा। ठीक है, क्वेश्चन को छोटा करते हैं, पूरा आपको दिखे हाँ स्पष्ट रूप से, अब आपको समझ आएगा। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2023 को सूरत, गुजरात, जो गुजरात की जगह है सूरत, वहां से नागरकोइल केरल जाने के लिए एक ट्रेन में बैठा। ट्रेन सूरत से 19 बजकर 45 मिनट बजे चली और 1 दिसंबर 2023 को 11 बज के 45 मिनट नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत और नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल क्या थी? तो क्या आपका ऑप्शन ए कह रहा है 53 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी 60 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर ऑप्शन डी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए, इसको निकालेंगे कैसे, समय की गणना कैसे आप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जो ये आपकी ट्रेन चली थी कितने बजे चली थी? 19 बज के 45 मिनट। ठीक है, 19 बज के 45 मिनट, और इसको जब हम 24 घंटे 24 बजे ले जाएंगे, ठीक है, 24 बजे, तो ये कितने हो जाएगी? ये लगभग चलेगी 4 घंटे आपका 15 मिनट, 4 घंटे 15 मिनट यहाँ से चली। ठीक है, और 30 तारीख को जो है, ये तो कितने का हो गई, ये 29 तारीख का टाइम है। ठीक है, ये क्या है, 29 तारीख का टाइम है, 4 घंटे 15 मिनट चली। और 30 तारीख को कितने चली, 30 नवंबर को, 30 नवंबर को कितने चलेगी ये टोटल 24 घंटे चलेगी। कितने? 24 घंटे पूरा चली। और फिर कब पहुंचती है ये? तो ये पहुंचती है आपका 1 दिसंबर को। ठीक है, 1 दिसंबर को 11 बज के 45 मिनट। ठीक है, 11 बज के 45 मिनट, यानी कि देखिए, जब टोटल टाइम निकालेंगे तो 4 घंटे 45 मिनट ये जोड़ेंगे, 24 घंटे ये जोड़ेंगे, और आपका जो 1 तारीख को 11 घंटे 45 मिनट ये टाइम, ये टोटल आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप रखेंगे 4 घंटे 4 घंटे 15 मिनट। ठीक है, उसके बाद आप जो है 24 घंटे जोड़ेंगे, टोटल 24 घंटे जोड़ेंगे। ठीक है, 24 घंटे और ये 11 घंटे 45 मिनट और जोड़ेंगे। ठीक है, जब इसको जोड़ेंगे बेटा तो ये टोटल आएगा आपका कितना? टोटल आएगा आपका 39 घंटे 60 मिनट। 39 घंटे 60 मिनट टोटल आएगा। ये हो जाएगा 0 0 यहाँ पे, ये हो गया 60। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 39 टोटल जोड़ेंगे, यानी टोटल जो बेटा निकल कर आएगा ये पूरा पूरा 40 घंटे। क्यों? क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो ये 39 घंटा ये 60 मिनट ये टोटल कितना है? 40 घंटे। अब दूरी कितनी दी थी? ये दी थी आपको 2120 किलोमीटर। तो 2120 किलोमीटर को इसी को 40 से भाग दे दीजिए। जो 2120 यही है आपका है 2120, इसको क्या करें 40 से भाग दीजिए, तो 0 से 0 आपका कटेगा और ये कट जाएगा 53 बार में टोटल। ठीक है, 53 बार में आपका कट जाएगा, तो 53 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा बेटा। ठीक है, न समझ में आया तो फिर से समझ लीजिएगा। ये देखिए, जो टोटल आपका समय है, ये 1 तारीख वाला जो सॉरी 29 नवंबर का समय 7 बज के 45 मिनट पर गाड़ी चली थी, यानी कि रात के 12 बजे तक में ये 4 घंटा 45 मिनट चल चुकी है गाड़ी। ठीक है, कितना चली? 4 घंटा 45 मिनट चल चुकी। अब जब 30 नवंबर आएगा तो 30 नवंबर को बेटा, ये 30 नवंबर को, ये वाले 30 नवंबर को पूरा 24 घंटे चलेगी। ठीक है, और 1 तारीख को फिर से दिसंबर में, जो 1 दिसंबर था, ये 1 दिसंबर को कितना गाड़ी चली?
तो 11:45 पहुंचती है। तो हम क्या करेंगे, टोटल समय निकालने के लिए इसको प्लस इसको प्लस इसको, ठीक है, ये टोटल जोड़ेंगे तो ये देखिए यहाँ 39 घंटे 60 मिनट आया था, ये 60 मिनट पूरा आपका 1 घंटे बदल जाएगा, तो आपका टोटल 40 मिनट हो जाएगा। 40 मिनट से टोटल ये यात्रा थी 2120 किलोमीटर, ठीक है, 2120 किलोमीटर थी। तो आप इसको क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो टोटल 40 घंटे की यात्रा थी, 2120 को भाग करेंगे तो टोटल 53 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। ऑप्शन ए आपका सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि नीचे दिए गए स्थान पर लिंगुफेन नामक पकवान जो सांपों के मांस से बनाया जाता है, जो कि बहुत लोकप्रिय है, तो कहाँ पर, ये कहाँ का ये भोजन है, आपका नागालैंड का है, हांगकांग का है, मिजोरम का है, या फिर जम्मू कश्मीर का है। देखिए पकवान से रिलेटेड वीडियो हमने आपको दी थी, ठीक है, पकवान से रिलेटेड हमने आपको वीडियो दे रखी है। तो इसका सही जवाब क्या बनेगा, इसका सही जवाब बनेगा आपका लुंगफेन। क्या नागालैंड का है, हांगकांग का है, मिजोरम का है, या फिर कश्मीर का है। तो देखिए ये बेटा ये हांगकांग का है। हांगकांग में लिंगुफेन नामक पकवान बनाया जाता है, जो कि आपके सांपों के मांस से बनाया जाता है और बहुत ही लोकप्रिय है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है उस पौधे का नाम बताइए जो कीटभक्षी है और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। यह पौधा कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, एक और करने के लिए एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ता है, जिससे जो है घड़े जैसा आकार में फंसा लेता है। तो कौन सा ये पेड़ होता है, पेड़ का नाम आपका पूछा गया है। अच्छा, ये जो आपके जीव होते हैं, चूहे हो गए, मेढक हो गए इत्यादि को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो क्यों करता है ये। देखिए इसका जो फूल का आकार होता है लगभग ये घड़े नुमा होता है, ठीक है। एक मिनट, ये कुछ ऐसा घड़े नुमा बना होता है, ऐसा करके कुछ, ठीक है। तो यहाँ से ये खुशबू छोड़ता है, एक ऐसी गंध छोड़ता है जिससे कीड़े मकोड़े जो है छोटे छोटे इसकी ओर आकर्षित करते हैं, और जैसे ही यहाँ आकर के बैठते हैं इस जगह पर, वैसे ही ये अपना ढक्कन बंद कर लेते हैं, तो कीड़े मकोड़े यहाँ पे मर जाते हैं शिकार करके अपने। ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है, ठीक है। मेघालय के जो गैरो खासी की जनती पहाड़ियां हैं वहां पर ये वृक्ष पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, कैक्टस कहते हैं, मरबेल कहते हैं, घटपर्णी या फिर लाइकेन। तो इसको बेटा कहते हैं घटपर्णी पौधा, ठीक है। नेफोथीस पेड़ होता है, ये नाइट्रोजन की कमी पूरा करने के लिए आपका ये जो है छोटे छोटे जीव जंतुओं का शिकार करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पानी की कमी को पूरा करने के लिए पारंपरिक रूप से बनाई जाने वाली सीढ़ीदार कुओं को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तालाब, अ, जोहड़, या फिर बावड़ी, या फिर नलकूप। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका बावड़ी, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा आपका आपका बावड़ी, ठीक है। राजस्थान और गुजरात जैसे सूखे क्षेत्र में पारंपरिक रूप से वर्षा जल संचयन और पानी तक पहुंचने के लिए सीढ़ीदार कुएं बनाए जाते हैं, जिन्हें बावड़ी या बौली या फिर स्टेपवाल कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी दूसरे पक्षियों विशेषकर कौवों के घोंसले में अपने अंडे देता है और अपने बच्चों को पालने में मेहनत से बचता है। तो क्या ये बसंत गौरैया होगी, कोयल होगी, आपका शकरकौरा, या फिर दार्जिलिंग चिड़िया। तो देखिए जो कौवे के घोंसले में अपने अंडे रख देता है, और कोई जो कौवे के बच्चे अंडे होते हैं उनको उठा के फेंक भी देता है ये। तो और अपने बच्चे को जो है पालन पोषण करने से बचता है, पालने से। ये बेटा है कोयल के बारे में, ठीक है। कोयल यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोचमपल्ली, जो पोचमपल्ली है आपका और कलमकारी भारत के किस राज्य की पारंपरिक साड़ियाँ बुनाई कला शैलियाँ हैं। देखिए आपका दो है यहाँ पे पूछा गया, पोचमपल्ली और कलमकारी। ये कहाँ की, तमिलनाडु की, कर्नाटक की, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश क्षेत्र की, या फिर उड़ीसा की, ठीक है। तो बेटा सही जवाब जाएगा आपका क्या, पोचमपल्ली कहाँ का है, ध्यान दीजिएगा, ये तेलंगाना का, ठीक है। तेलंगाना या आंध्र प्रदेश, जो पुराना प्रदेश था आंध्र प्रदेश और उससे विभाजित हुआ तेलंगाना, तो ये यहीं का, ठीक। पोचमपल्ली जो साड़ी बुनाई और कलमकारी कपड़े पर हस्तकला है, मुख्य रूप से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश क्षेत्र में पारंपरिक कलाएं होती है। अच्छा, अगर यहाँ पर अगर आपका आंध्र प्रदेश भी विकल्प हो और तेलंगाना भी हो, तब आप तेलंगाना पर ही टिक करेंगे, आंध्र प्रदेश छोड़ देंगे वहां पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति के मसूड़े में खून आता है, घाव भरने के से अधिक समय लगता है और उससे थकान महसूस होती है, तो उसे किस विटामिन की कमी हो सकती है, ठीक है। किस विटामिन की कमी है, क्या विटामिन ए की, बी की, सी की, डी की। तो यहाँ पे सही जवाब क्या जाएगा बेटा, सही जवाब जाएगा ऑप्शन आपका सी, ऑप्शन सी, यानी कि विटामिन सी की कमी है। यानी कि मसूड़े में से खून आता है और घाव भरने में अधिक समय लग रहा है अगर, और थकान भी महसूस हो रही है, तो विटामिन सी की उसको कमी है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि मधुमक्खियों के छत्ते के बारे में सही कथन चुनिए। तो मधुमक्खियों के बारे में सही कथन आपको चुनना है। मधुमक्खियों के बारे में हमने आपको पढ़ा रखा है पूरा पूरा, ठीक है। आपका जो है आपकी ईवीएस से रिलेटेड 3 मैराथन है, किसी एक मैराथन को भी जाकर आप देख लेते हैं तो आपका सीटेट का ईवीएस पोर्शन कंफर्म है कि निकल जाएगा। और हर एक जो है पार्ट का पड़ा हुआ है चैनल पर, लॉन्ग वीडियो पूरी पूरी एनसीईआरटी बेस्ड जो कंटेंट है पेडागोजी, हमने जो कंप्लीट कंटेंट आपको दिया हुआ है एक एक वीडियो में, ठीक है, एक एक पार्ट का। तो जाकर के आप देख सकते हैं। यहाँ पर पूछा मधुमक्खियों से, मधुमक्खियों के बारे में छत्ते का सही कथन क्या है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि छत्ते में केवल एक ही रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है, या फिर नर मक्खियां छत्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम करती हैं और शहद एकत्र करती हैं। या श्रमिक मक्खियां केवल अंडे देने का काम करती हैं, फिर सभी मादा मक्खियां अंडे देती हैं। तो देखिए यहाँ पर जो बेटा सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ आप जाइए, एकदम करेक्ट है। क्योंकि जो रानी मधुमक्खी होती है, चाहे आपको मधुमक्खी पूछे, चाहे आपका ततैया पूछे या दीमक पूछे, ठीक है, ये सभी एक जैसे होते हैं, एक ही कैटेगरी के होते हैं। तो इसमें सब एक रानी जो होती है वो अंडे देती है, ठीक है। और अलग अलग जो है अलग बाकी जो अन्य मधुमक्खियां होंगी वो उनका अलग अलग काम विभाजित होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया था ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष यान में थी, उनके बाल हमेशा खड़े रहते थे, इसका मुख्य कारण क्या था, ठीक है। तो जब ये अंतरिक्ष में थी तो उनके बाल हमेशा खड़े रहते थे, इसके पीछे का कारण क्या रहा है, लॉजिक क्या रहा है। तो क्या अंतरिक्ष में बहुत तेज हवा चलती है इसलिए, या फिर अंतरिक्ष गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटी नगण्य शून्य के बराबर थी इसलिए, या फिर उन्होंने अपने बालों को जेल लगाया था इसलिए, या फिर अंतरिक्ष यान के अंदर तापमान बहुत अधिक था इसलिए। तो जेल वो लगाई नहीं थी, तापमान अधिक था नहीं, ठीक है, हवा तेज चल नहीं रही थी, जो गुरुत्वाकर्षण की कमी के कारण था। गुरुत्वाकर्षण का बल जो था नगण्य था, ठीक है। यानी कि अंतरिक्ष यानी कि स्पेस स्टेशन में सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण या लगभग शून्य गुरुत्वाकर्षण के कारण इसलिए यहाँ चीजें और लोग तैरते रहते हैं और बाल भी नीचे की ओर नहीं लटकते बल्कि खड़े रहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर पूछा है कि सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि बिहू असम का सुमेलित नहीं है, पोंगल तमिलनाडु का नहीं, ओणम केरल का नहीं, फिर बैसाखी बिहार का नहीं है। तो देखिए यहाँ पर कहा है कि सम्मिलित नहीं है, तो हमेशा इसको अंडरलाइन मारा करिए, ठीक है। क्या करेंगे, इसको इसको तुरंत को तुरंत अंडरलाइन मारा करिए। और यहाँ पर जो बेटा नहीं है सही वो है आपका बैसाखी बिहार। बैसाखी कहाँ का है फिर, तो बैसाखी मुख्य रूप से पंजाब की फसल उत्सव है और बिहार का नहीं है। बिहार का मुख्य त्योहार छठ पूजा है, बाकी सभी जोड़े आपके सही है। बिहू असम का है, पोंगल तमिलनाडु का है, ओणम केरल का है, लेकिन ये आपका बैसाखी कहाँ का है, पंजाब का है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 का ग्रेगर जॉन मंडल ने मटर के पौधों पर प्रयोग किया, उन्होंने पाया कि मटर के पौधे में कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण उन्होंने नहीं चुना था। तो यहाँ पर पूछ रहा नहीं चुना है, यानी कि नहीं को सीधा करिए आप अंडरलाइन, उसके बाद सही विकल्पों की तरफ आप जाइए, ठीक है। तो कह रहा है बीज का खुरदुरा या चिकना चिकना होना, या फिर पौधों का लंबा या बौना होना, या फिर कह रहा है कि बीज का पीला या हरा होना, या फिर पौधे की जड़ का मोटा या पतला होना। तो उन्होंने क्या नहीं चुना था आपको इस बारे में बताना है, ठीक है। तो बेटा इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी, यानी कि पौधों की जड़ का मोटा या पतला होना उन्होंने नहीं बताया है। मेंडल ने मटर के 7 पौधों सॉरी 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था, जैसे लंबा, बौना, लंबा पौधा, बौना पौधा, हरा पीला बीज, गोल झुर्रीदार बीज, बैंगन जो बैंगनी या सफेद फूल। उन्होंने जड़ के बारे में मोटा या पतला होने का कारण नहीं चुना था। तो बेसिक सा सवाल है, बहुत लोग इसमें गलती किए होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इन्होंने जड़ के बारे में नहीं बताया है, ठीक है, बाकी चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के लिए प्लास्टिक का उपयोग हानिकारक माना जाता है क्योंकि, तो क्यों माना जाता है, यह बहुत महंगा है इसलिए, तो महंगा होने के कारण नहीं, ठीक है। यह अजैविक है इसके लिए भी नहीं, सॉरी नहीं नहीं देखिए पूरा देखिएगा, यह अजैविकी निम्नकरणीय है, यानी कि यह जीवाणुओं द्वारा आसानी से नष्ट नहीं होता है और वर्षों तक पर्यावरण में बना रहता है। तो बिल्कुल जो प्लास्टिक है बेटा ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये प्लास्टिक जो हानिकारक है क्योंकि ये लंबे समय तक विघटित नहीं होता है, सड़ता गलता नहीं, सैकड़ों वर्षों तक पर्यावरण में बना रहता है और प्रदूषण फैलाता है, इसलिए ये ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, कह रहा है कि पश्चिमी घाट पश्चिमी तट भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्यों का सही समूह कौन सा है? देखिए पश्चिमी तट या पश्चिमी घाट कौन सा होगा? अगर आप थोड़ा सा फिगर बनाएंगे तो ये वाला जो बनेगा, ये वाला, तो ये यहाँ के जो राज्य हैं उनको पूछ रहा है, ठीक है, पश्चिमी तट या पश्चिमी घाट, ठीक है, ये वाले, ये पश्चिमी घाट होता है, ये होता है पूर्वी घाट। तो आपको पश्चिमी घाट का पूछा तो यहाँ पर कौन कौन से, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक है, या फिर गुजरात, राजस्थान, पंजाब, कश्मीर है, या फिर आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा है, या फिर आपका महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल है। तो देखिए बेटा, यहाँ पर आपका पंजाब, क्या नाम है, राजस्थान भी नहीं होगा, पंजाब भी नहीं होगा, कश्मीर भी नहीं होगा, आंध्र प्रदेश भी नहीं होगा आपका, ना ही आपका जो है ये वाला होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन ए के साथ, यानी कि आपका गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक। सबसे ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेटा हो जाएगा आपका गुजरात, ठीक है, यहाँ पे आपका गुजरात हो जाएगा। उसके बाद आपका महाराष्ट्र आएगा, महाराष्ट्र, फिर गोवा आएगा, गोवा के बाद में क्या आएगा, तो गोवा के बाद आएगा यहाँ पे कर्नाटक, और फिर उसके बाद आएगा सबसे लास्ट में केरल, ठीक है, सबसे लास्ट में कहाँ पे, यहाँ पे आएगा आपका लास्ट में केरल। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है कि कक्षा 5 की एनसीईआरटी पुस्तक में गोलकुंडा के बारे में एक पाठ है, यह किला भारत के किस वर्तमान शहर में स्थित है? दिल्ली, आगरा, हैदराबाद या फिर जयपुर? तो सही जवाब जाएगा बेटा इसका क्या, ये जाएगा हैदराबाद, ठीक है, कौन सा, हैदराबाद जाएगा, हैदराबाद, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तेलंगाना का जो हैदराबाद है वहीं पर ये स्थित है, गोलकुंडा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका बच्चों को बताती है कि हमें पक्षियों को दाना नहीं डालना चाहिए क्योंकि इससे वह आत्मनिर्भर नहीं रहेंगे और शिकार करना भूल जाएंगे। यह कथन किस पक्षी के लिए सबसे कम प्रासंगिक है? तो सबसे कम किस पक्षी के लिए प्रासंगिक होगा? तो क्या आपका चील, बाज, गिद्ध या फिर गौरैया? तो किसके लिए होगा? ये बेटा हो जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही? देखिए चील, बाज, गिद्ध होते हैं पूरी तरह से शिकारी या मुर्दाखोर पक्षी हैं। गौरैया एक छोटा पक्षी है जो मुख्य रूप से दाने, बीज और छोटे कीड़े खाता है। यह अक्सर मनुष्यों के आसपास रहती हैं और दाना डालने पर निर्भर हो सकती हैं, इसलिए यह कथन इसके लिए सबसे कम प्रासंगिक या गलत होगा, ठीक है। यहाँ पर सबसे कम प्रासंगिक पूछा था आपसे, ये देखिए यहाँ पर जो पूछा था सबसे कम प्रासंगिक, तो ऑप्शन आपको डी सही जवाब जाएगा, ठीक है। यहाँ से शुरू होता है बेटा आपका शिक्षण शास्त्र यानी कि ईवीएस की पैडागॉजी। ईवीएस की पैडागॉजी का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एनसीईआरटी 2005 के अनुसार शिक्षण अधिगम में हस्तपरक क्रियाकलापों का क्या महत्व है? तो यहाँ पर कह रहा है कि ऑप्शन ए बच्चों को शांत रखने में मदद करता है, तो बच्चों को शांत करने में मदद नहीं करता है, ठीक है। यह बच्चों को सैद्धांतिक ज्ञान को व्यावहारिक अनुभव से जोड़ने और प्रक्रिया कौशल यानी कि प्रोसेस स्किल विकसित करने में सक्षम है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी 2005 हो चाहे एनईपी 2020 हो, दोनों ही व्यवहारिक अनुभव से जोड़ने के क्रियाकलाप कौशलों को विकसित करने के सक्षम बनाने पर महत्व देते हैं, यानी कि बच्चे का हस्तपरक अनुभव सबसे उचित माना जाता है, जिसमें बच्चा खुद इंक्लूड होकर सीख रहा हो, बच्चा खुद करके सीखे, वही आपका सबसे सही विकल्प हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट विकल्प हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, करें निम्नलिखित प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठचर्या को एकीकृत क्यों कहा जाता है? तो जो आपका ईवीएस होता है प्राथमिक स्तर पर पाठचर्या को एकीकृत क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए कह रहा है कि इसमें विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के अलग अलग दिए गए हैं इसलिए, तो अलग अलग दिए गए हैं इसलिए नहीं। बी कह रहा है कि क्योंकि यह बच्चों को प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण को एकाग्र या समग्र रूप से प्रस्तुत करता है, ना कि अलग अलग विषयों से। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यही विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में जल प्रदूषण का विषय पढ़ा रही हैं, इस विषय को पढ़ाने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा? तो क्या जल प्रदूषण पर एक निबंध लिखने के लिए कहने से? ये तो देखिए निबंध लिखने से बच्चे जल प्रदूषण के बारे में नहीं सीख पाएंगे। कक्षा में जल प्रदूषण का एक व्याख्यान देना, तो व्याख्यान विधि आपकी निगेटिव है, व्याख्यान से बच्चे नहीं सीखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है विकल्प, कह रहा बच्चों को पास के किसी नदी या तालाब के क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना चाहिए ताकि
प्रदूषण के स्रोतों और प्रभावों का प्रत्यक्ष अवलोकन करें। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चा यहाँ पर देखिए इंक्लूड हो रहा है, बच्चा देख करके सीख रहा है, करके सीख रहा है ना, तो ये आपका विकल्प सही हो जाएगा। जो प्रदूषण के बारे में जब पढ़ाया जाए तो बच्चों को किसी जो आसपास का नदी हो, तालाब हो, झरना, पोखर जो भी हो वहाँ पर ले जाना चाहिए भ्रमण, क्षेत्र भ्रमण के लिए। जब आप बच्चों को वहाँ ले जाएंगे तो बच्चे प्रत्यक्ष रूप से उस चीज़ को देखेंगे, अवलोकन करेंगे, तो जल प्रदूषण के बारे में ज़्यादा सीख पाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा है कि ईवीएस के आकलन यानी असेसमेंट का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए सीखने के लिए आकलन में। तो क्या बच्चों को रैंक देना, तुलना करना? तो देखिए निगेटिव टैग वर्ड है, किसी बच्चे को रैंक या तुलना देना उचित बात नहीं होती, ये होता है निगेटिव। ठीक है, तो कटेगा ये। बी कह रहा है बच्चों की गलतियां ढूंढना, तो बच्चों को गलती ढूंढने का हमारा मतलब नहीं होता, आकलन का मतलब गलतियां ढूंढना नहीं होता है। ठीक है, अभिभावकों को शिकायत करना भी नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट जाएगा, शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में सुधार के लिए बच्चों की प्रगति और सीखने का अंतराल को समझना। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा आपका। आधुनिक आकलन यानी कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग का उद्देश्य ग्रेडिंग नहीं बल्कि यह समझना होता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं और उन्हें कहाँ मदद की जरूरत है ताकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार किया जा सके। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन कर रहा है कि एक समवयस्क कक्षा में एक ईवीएस शिक्षक को एक मिनट रुक जाइएगा, स्क्रीनशॉट हो गया। हाँ, अब देखिएगा, कह रहा है कि ईवीएस शिक्षक को श्रवण बाधित यानी कि हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे के लिए क्या करना चाहिए। यानी कि कोई बच्चा है, समवयस्क कक्षा के बारे में हमने आपको बता रखा है कि जहाँ पर सभी प्रकार के बालक, पिछड़ा बालक और दिव्यांग बालक, सृजनशील बालक, प्रतिभाशाली बालक और डिसेबिलिटी वाले बालक यानी कि दिव्यांग वाले सभी एक कक्षा में पढ़ते हैं, तो उसको समवयस्क कक्षा कहते हैं। अब यहाँ पर बात आई है कि जो आपका श्रवण बाधित है यानी कि मतलब सुनने में प्रॉब्लम है जिस बच्चे को, ठीक है, उसके लिए बच्चे के लिए क्या करना चाहिए। तो क्या बच्चे को पीछे बैठा देना चाहिए? तो ना ही बच्चे को कभी आप पीछे बैठाएंगे, ना ही आपको उसे कभी अनदेखा करना है, ना ही उसको पढ़ाने से मना करना है। ठीक है, उसको बराबर ध्यान देना है। तो ऑप्शन ए आपका कटेगा। ठीक है, बी कह रहा है कि उसके लिए अलग से आसान पाठ्यक्रम बनाना चाहिए। तो बिल्कुल ऐसा भी आप नहीं करेंगे, आसान या अलग पाठ्यक्रम किसी के लिए नहीं बनाएंगे, सबके लिए पाठ्यक्रम समान होगा। ठीक है, ऑप्शन डी कह रहा है कि उसे सामान्य बच्चों के साथ नहीं पढ़ाने जाना चाहिए। तो ये आपकी गलत विकल्प है। समवयस्क कक्षा का मतलब ही होता है कि सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना। यहाँ पर ऑप्शन सी देखिए, कह रहा है कि दृश्य सामग्री जैसे चार्ट, मॉडल का अधिक प्रयोग करना चाहिए और बोलते समय बच्चों की तरफ देखना चाहिए ताकि वह होंठ पढ़ सके आपके। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी आपका ही ये सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब बच्चा सुन नहीं पा रहा है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए दृश्य वाली सामग्री है, जो जो विजुअल हो, विजुअल एड्स का प्रयोग करना चाहिए, जैसे आपका चार्ट हो गया, मॉडल पेपर हो गया, जो टीएलएम इस तरह के देखने वाले। ठीक है, तो उनका अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे आप, और बोलते समय बच्चे की तरफ मुंह करके बोलेंगे, जिससे होंठ के द्वारा जो आप शब्दों को बोल रहे हैं तो उन उसको वो समझ सके। ठीक है, और इशारे करके, मतलब इशारे से पढ़ाना चाहिए। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। बेटा क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि वर्गीकरण यानी कि क्लारिफिकेशन का एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया कौशल निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि में इस कौशल का विकास करेगी। तो ऑप्शन ए कह रहा है पत्तियों के रंग का अवलोकन करना, क्या इससे होगा वर्गीकरण? या फिर बीजों को उनके आकार और बनावट के आधार पर अलग अलग समूह में बांटना, या फिर ऑप्शन सी कह रहा है पौधों की लंबाई मापना, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है कि प्रयोग के परिणाम का अनुमान लगाना। तो देखिए वर्गीकरण की बात की गई, जो है क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन आपका ऑप्शन बी में हो रहा है, यानी कि बीजों को उनके आकार और बनावट के आधार पर अलग अलग समूह में बांटना। तो ऑप्शन जो है बेटा बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर रंगों का अवलोकन करना नहीं, पत्तियों के रंग का अवलोकन करना नहीं होगा, न ही पौधों की लंबाई नापना, न ही जो है किसी परिणाम का अनुमान लगाना। ऑप्शन बी आपका करेक्ट रहेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवीएस शिक्षण में कहानी सुनना एक प्रभावी रणनीति है क्योंकि। तो क्यों रणनीति यह है, क्यों है? तो कह रहा है कि ये बच्चों को मनोरंजन कराती है इसलिए। तो देखिए पढ़ना पढ़ाने में कभी मनोरंजन की तरफ आप नहीं जाएंगे। मनोरंजन कराना कहानी सुनने का उद्देश्य कभी भी नहीं हो सकता। कुछ ही मतलब खेल हो या कुछ भी हो, मनोरंजन के लिए, आनंद के लिए कुछ नहीं होता। ठीक है, एजुकेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है
विकल्प कह रहा है कि यह कक्षा में अनुशासन बनाए रखती है, तो अनुशासन बनाने के लिए कोई काम नहीं होगा बच्चों में, ठीक है। डी कह रहा है कि यह शिक्षक को आराम करने का समय देती है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। यह अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भ प्रदान करती है और बच्चों की कल्पनाशील व जुड़ने की क्षमता का विकास करती है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में एनसीएफ 2005 द्वारा सुझाए गए मुख्य थीम में से कौन सी एक थीम नहीं है? तो हमने आपको जब जिस टाइम थ्योरी पढ़ाई थी एनसीईआरटी का पूरा पैटर्न बताया था, तो उसमें हमने आपको कितनी थीम बताई थी? टोटल 6 थीमें बताई थी, ठीक है। टोटल 6 थीमें बताई थी, जिसमें से 4 यहाँ पर हैं और उसमें से बताया कि एक नहीं है। तो क्या परिवार और मित्र, भोजन, वायु, यह चीज़ें हम कैसे सीखते हैं, इनमें से कौन-सा नहीं है? तो आपका ऑप्शन सी है। ईयर के बारे में हमने आपको नहीं पढ़ाया था, ठीक है। ईयर के बारे में हमने आपको नहीं पढ़ाया था। अच्छा ये 3 तो ये हो गई, परिवार हो गया, भोजन हो गया, हम चीज़ें कैसे सीखते हैं। बाकी 3 कौन-सी हैं? तो जल है, आवास है, यात्रा, ये टोटल 6 हैं, ठीक है। देखिए, पहला परिवार और मित्र है, दूसरा है आपका भोजन है, तीसरा जल है, चौथा आवास है, पाँचवाँ यात्रा है और छठा हम चीज़ें कैसे सीखते हैं, ठीक है। ये टोटल 6 थीमें हैं, मुख्य थीमें 6 हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक शिक्षक भोजन थीम पढ़ाते समय बच्चों से पूछते हैं कि यदि आप 2 दिन तक खाना नहीं खाएंगे तो आपको कैसा लगेगा? इस तरह के खुले अंत वाले प्रश्न का उद्देश्य क्या है? तो खुले अंत वाला बताया बेटा इसलिए क्योंकि उसके बहुत सारे विकल्प अलग-अलग आएँगे, यानी कि प्रत्येक बच्चा अलग-अलग प्रकार से सोचेगा और सोच के सभी बच्चे लगभग अलग-अलग जवाब देंगे, इसलिए ओपन एंडेड है, यानी कि आउट ऑफ द बॉक्स जिसको कहते हैं। अपसारी चिंतन वाली, ठीक है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि बच्चों के समान ज्ञान की जांच करना, तो समान ज्ञान की जांच करना उद्देश्य नहीं होगा। कह रहा सही उत्तर प्राप्त करना, तो सही उत्तर इसमें प्राप्त करने का उद्देश्य नहीं है, बच्चों को भ्रमित करना भी नहीं है। ऑप्शन सी कह रहा है बच्चों को सोचने, कल्पना करने और अपने व्यक्तिगत अनुभव को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना, तो ऑप्शन यहाँ पे सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि ईवीएस में सामुदायिक संसाधनों जैसे बुजुर्ग, कारीगर, किसान का उद्देश्य शिक्षण में क्यों महत्वपूर्ण है? तो कह रहा है कि क्योंकि यह सस्ता है, तो सस्ता या महंगा से हमें कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन सी कह रहा है कि क्योंकि शिक्षक को कम पढ़ाना पड़ता है इसलिए, तो ये भी कटेगा। ऑप्शन डी कह रहा है क्योंकि बच्चे बुजुर्ग का सम्मान करना सिखाते हैं इसलिए, तो ये भी उचित विकल्प नहीं मिल रहा है। ऑप्शन बी देखिए, क्योंकि यह स्कूल और समुदाय के बीच की खाई को पाटता है और बच्चों को वास्तविक जीवन के ज्ञान से जोड़ता है, तो हाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि ईवीएस की कक्षा में एक शिक्षक अंकुरण के लिए बीजों को पीले कपड़े में लपेट कर रखने का प्रयोग करता है। कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर, अगर हम कपड़ा सूखा रखें तो क्या होगा, शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखिए, जो कोई भी हो, जैसे ईवीएस की कक्षा है उसमें कोई शिक्षक है, अनुकरण के लिए बीजों को जो है गीला कपड़ा लपेट के रखने के प्रयोग के लिए बता रहे हैं कि आप गीला कपड़ा में रखेंगे बीज को तो उसमें अंकुरित हो जाएगा। तो उसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि उसमें अगर हम सूखा कपड़ा रखें तो क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो कह रहा है कि उन्हें बताना चाहिए कि ऐसा नहीं करना है। तो क्या ये सीधा फैक्ट बता देंगे तो ऐसा कुछ होगा? तो इससे कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। ऑप्शन भी कह रहा है कि उनकी बात को अनदेखा कर देना चाहिए, तो किसी भी बच्चे की बात को कभी भी आप अनदेखा नहीं कर पाएँगे एज़ अ टीचर, ठीक है। ऑप्शन डी कह रहा है उन्हें डाँटना चाहिए कि मूर्खता भरे प्रश्न ना करें, तो ये भी आप गलत है। किसी बच्चे को आप डाँट नहीं सकते हैं, ठीक है। उनकी उत्सुकता को खत्म करना ही हमारा लक्ष्य होता है, यानी कि एक शिक्षक जो है उनकी उत्सुकता को खत्म करेगा, उनके जो क्वेश्चन है उसको उनका आंसर देगा जिससे सैटिस्फाइड हो बच्चे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे देखिए, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो स्वयं एक सूखे कपड़े में रख कर देखें और परिणाम का अवलोकन करें। खोज, यानी कि आपकी खोजपूर्ण दृष्टिकोण विधि है, तो खोजपूर्ण हमेशा सही होती है। जब बच्चा खुद करके सीखेगा तो ज़्यादा अच्छे से सीख पाएगा, तो ऑप्शन जो है आपका सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। करेक्ट सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी कि सीसीई में सतत का अर्थ क्या होता है? तो क्या हर दिन परीक्षा लेना? तो हर दिन परीक्षा लेना नहीं होगा, ठीक है। साल के अंत में एक बड़ी परीक्षा लेना? तो ये भी नहीं होगा, ठीक है।
ऑप्शन सी कह रहा है शिक्षक और अधिगम की पूरी प्रक्रिया के दौरान निम्न नियमित रूप से आकलन करना, ना कि केवल अंत में। ठीक है, तो देखिए सतत और व्यापक मूल्यांकन बेटा जो होता है वो शैक्षिक तथा शैक्षिक दोनों जो है क्रियाकलापों का आकलन करना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही जवाब बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि ईवीएस शिक्षक में दृश्य श्रव्य सामग्री यानी कि ऑडियो विजुअल एड्स का उपयोग क्यों फायदेमंद है? तो क्या समय बर्बाद करता है? ऑप्शन बी कह रहा है या बच्चों की एक से अधिक इंद्रियों यानी कि आँख कान को शामिल करता है जिससे सीखना प्रभावी तरीके और रोचक बनता है, या फिर ऑप्शन सी कह रहा है या केवल मनोरंजन के लिए, ऑप्शन डी कह रहा है या शिक्षक का काम मुश्किल बनाता है। तो देखिए समय बर्बाद करना नहीं होता, मनोरंजन के लिए नहीं होता, ना ही काम को मुश्किल बनाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यह बच्चों की एक से अधिक इंद्रियों की जैसे कि आँख कान को शामिल करता है जिससे सीखने में अधिक प्रभावशाली और रोचक बनाता है। ठीक है, तो इसलिए ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग करना सही या फायदेमंद साबित होता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि एनईपी 2020 के अनुसार बुनियादी स्तर यानी फाउंडेशन स्टेज कक्षा 1 और 2 के लिए एवीएस सहित पर शिक्षा का मुख्य फोकस क्या होना चाहिए? क्या रटकर सिखाना, देखिए रटकर सिखाना, या भारी पाठ पुस्तक, या नहीं होता केवल लिखना और पढ़ना नहीं होता है, या खेल आधारित, खोजबीन आधारित और गतिविधि आधारित होता है। ठीक है, आपका कक्षा 1 और 2 में, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक ईवीएस शिक्षक बच्चों के अवलोकन रिकॉर्ड रखते हैं, इस रिकॉर्ड में क्या शामिल होना चाहिए? तो क्या केवल बच्चों के परीक्षा अंक, देखिए केवल परीक्षा अंक आपका गलत हो जाएगा। बी भी देखिए यहाँ पर केवल यहाँ पे ली तो ये भी गलत हो जाएगा, कह रहा है कि केवल बच्चों की गतिविधियाँ सॉरी गलतियाँ और खराब व्यवहार के लिए, या फिर ऑप्शन डी देखिए जहाँ जहाँ पर आपका केवल है तीनों कटेंगे, ए बी और डी ये तीनों कटेंगे। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, बच्चों के व्यवहार कौशल दृष्टिकोण और विशेष घटनाओं का तथ्यात्मक विवरण जो समय के साथ उनकी प्रगति को दर्शाता है। तो ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चा ये थे आपके टोटल 30 क्वेश्चन ईवीएस के। अब आप इसमें से कितने सही विकल्प आपने दिए, सही जवाब आपने कितने दिए वो बताएंगे। वीडियो कैसे लगी वो भी आप नीचे कमेंट करिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा जरूर, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए जो सब्सक्राइब करें। ठीक है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करिए क्योंकि 4000 घंटा का वॉच टाइम पूरा हो चुका है। बस अब सब्सक्राइबर पूरे करना है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। जितनी जल्दी आप सब्सक्राइबर गेन करेंगे उतना अच्छा कंटेंट हम और भी आपको देने की कोशिश करेंगे। और आपका जो सीटेट का लास्ट स्टेज चल रहा है एग्ज़ाम की, वहाँ पर हम अच्छा से अच्छा और कंटेंट देने की कोशिश करेंगे, तो जल्दी से जल्दी आप जो है सब्सक्राइबर पूरे करिए। मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।